नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी होम बायर्स के हित सुरक्षित करने पर आए सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले की तीसरी किस्त पर। मैं बताऊंगी कि कोर्ट ने नए प्रोजेक्ट में मकान या संपत्ति खरीदने वालों के हित सुरक्षित होना सुनिश्चित करने के लिए क्या आदेश दिए हैं। कैसे ये सुनिश्चित होगा कि अगर प्रोजेक्ट में कोई रिस्क इन्वॉल्व है तो उन्हें उसकी पूरी जानकारी है। आज मेरी चर्चा का विषय यही है। ये मेरी इस फैसले पर जो होम बायर्स के हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ताजा फैसला दिया है उस पर यह मेरी तीसरी किस्त है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने पहले भी 2 किस्तें देखी होंगी और आज तीसरी किस्त में हम आपको बताएंगे कि कैसे लोगों के हित सुरक्षित किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में। और विशेषकर आज की किस्त जो है वो नए प्रोजेक्ट के में मकान लेने वालों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पार्डीवाला और आर महादेवन की पीठ ने 12 सितंबर 2025 को दिए फैसले में कहा है कि किसी भी नए रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट में घर खरीदने वाला बायर यानी घर खरीदार लेन देन यानी जो ट्रांजैक्शन उसका बिल्डर के साथ हुआ है उस ट्रांजैक्शन को, यानी अगर आपका बिल्डर के साथ घर खरीदने का कोई एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट का या जो भी लेन देन हुआ है उसका वो खरीदार लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी यानी स्थानीय राजस्व अथॉरिटी में संपत्ति की कीमत का कम से कम 20% भुगतान करके उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। लगता आपको समझ आ गया होगा। यानी जो भी नए बायर हैं, जो नया कोई प्रोजेक्ट आता है उसमें संपत्ति खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट में, तो वो लोग जो भी उनका लेन देन हुआ है, ट्रांजैक्शन होगा, उसके बारे में जो संपत्ति की कुल कीमत है, जैसे आप 50 लाख का मकान ले रहे हैं, आप 30 लाख का मकान ले रहे हैं, जो भी कीमत है उस संपत्ति की, उसका कम से कम 20% भुगतान करके आप रेवेन्यू अथॉरिटी, जो लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पंजीकरण कराएंगे। अब समझिए ये क्यों जरूरी है, ये बात क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कही। ये इसलिए जरूरी है और इसलिए ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे बायर के हित सुरक्षित होंगे, उसके अधिकार पक्के होंगे और दूसरी ओर बिल्डर की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी, सरकार की भी जिम्मेदारी होगी, उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो कोर्ट में अगर वो व्यक्ति कभी जाता है तो वो, अगर उसकी चीज़ें पंजीकृत है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वो कोर्ट में व्यक्ति मजबूती से अपना अधिकार साबित कर पाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ा आदेश दिया है। आदेश का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो भी मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट, जो आप जब कोई मकान नया खरीदते हैं, कोई भी बायर खरीदता है तो उसका एक सेल एग्रीमेंट होता है बायर के साथ कि हाँ हमने पैसा दिया, और वो एक एग्रीमेंट करता है कि इतने दिन में आपको मकान पे कब्जा मिल जाएगा, इतने दिन में किस्तें शुरू हो जाएंगी, सारी चीज़ें होती हैं उस एग्रीमेंट में, उस घर के बारे में सब कुछ होता है। तो कोर्ट ने कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट मॉडल रेरा एग्रीमेंट टू सेल के मुताबिक नहीं होगा। शायद यहाँ पर काफ़ी लोगों को जानकारी होगी और काफ़ी लोगों को नहीं होगी कि रेरा का एक मॉडल सेल एग्रीमेंट भी है जिसमें सारे पहलू क्या जरूरी होने चाहिए बायर के और बिल्डर के बीच में एग्रीमेंट करते समय, वो सब शामिल रहते हैं। तो कोर्ट ने कहा है कि जो एग्रीमेंट, जो करार ऐसे होंगे जो रेरा मॉडल सेल एग्रीमेंट से मेल नहीं खाते होंगे, उसके मुताबिक नहीं होंगे, और उन एग्रीमेंट में, उन करारों में, वो जो करार हैं जो रेरा के मॉडल सेल एग्रीमेंट से भिन्न होंगे, और या उन करारों में, उन कॉन्ट्रैक्ट में पैसा वापस करने या बाई बैक के प्रोविजन शामिल हैं। आप ध्यान से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यानी एक तो आपका रेरा का मॉडल सेल एग्रीमेंट जो है उससे भिन्न है ये एग्रीमेंट, अगर किसी का कोई नए प्रोजेक्ट में ले रहा है, और उसमें ये प्रोविजन शामिल हैं कि आपका पैसा वापस मिलेगा या बाई बैक प्रोविजन शामिल है। यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं बाई बैक प्रोविजन क्या होता है।
कई बार जो एग्रीमेंट होता है बिल्डर बायर के बीच में, उस एग्रीमेंट में इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं कि आप ऐसा करिए कि 35 लाख रुपए दे दीजिए और 1 साल के भीतर आपने जितनी यूनिट बुक कराई है, 1, 2, 3, 4 जितनी भी कराई है, इस मामले में जो याचिकाकर्ता यहाँ आई थी उन्होंने 35 लाख रुपए दे करके 4 फ्लैट बुक कराए थे। लेकिन जो एग्रीमेंट था उसमें ये लिखा हुआ था कि 1 साल के भीतर बाई बैक कर सकेगा, यानी बिल्डर उसको दोबारा वापस खरीद लेगा उनको और 1 करोड़ रुपए उन्हें दे देगा, ये था उसमें। तो इस तरीके के अनरीजनेबल से भी उसमें जो बहुत ज़्यादा ब्याज बढ़ा करके पैसा वापस करने या बाई बैक के प्रोविज़न शामिल हों। तो कोर्ट ने कहा है अगर ऐसे प्रोविज़न शामिल हैं तो उन मामलों में अगर आवंटी यानी होम बायर जो मकान खरीद रहा है, जो एग्रीमेंट कर रहा है, उसकी उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा है, ध्यान से सुनिए, जो होम बायर मकान खरीद रहा है अगर उसकी आयु 50 वर्ष से ज़्यादा है और जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो रेरा का मॉडल जो सेल एग्रीमेंट है उससे भिन्न है और उसमें ये प्रोविज़न शामिल हैं कि पैसा वापस करने के या बाई बैक के, और आवंटी जो बायर है उसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, तो क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में उसके साथ अनिवार्य रूप से एक हलफनामा लगेगा, यानी वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके साथ में एक हलफनामा लगेगा अनिवार्य रूप से, इट इज मस्ट, जो कि सक्षम अथॉरिटी यानी कॉम्पिटेंट रेवेन्यू अथॉरिटी के सामने हलफनामा साइन किया जाएगा। हलफनामा जो शपथ पत्र होता है, उस शपथ पत्र को, शपथ पे जो बात कही जाएगी, तैयार किया जाएगा, वो कॉम्पिटेंट रेवेन्यू अथॉरिटी के समक्ष तैयार किया जाएगा और वो उस एग्रीमेंट के साथ लगेगा। अब उस हलफनामे में क्या होगा? उस हलफनामे में ये सर्टिफाई किया जाएगा कि खरीदार को इस मामले में शामिल रिस्क की जानकारी है और उसको उसकी समझ है, यानी जो ये खरीद रहा है, जिसने ये एग्रीमेंट किया है, उसको ये मालूम है कि इस प्रोजेक्ट में, इस एग्रीमेंट में एक रिस्क फैक्टर है जो कि ये कहता है कि अगर आपको मकान नहीं मिल पाया फ्लैट टाइम से तो आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा इतने ब्याज के साथ में, या वो बाई बैक कर लेगा, बिल्डर खुद ही खरीद लेगा, आपको पैसा दे देगा। ये बात आपकी समझ में अच्छे से आती है और आपको पता है, इस बात का हलफनामा साथ में अनिवार्य रूप से लगेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है और ये इसलिए की गई है ताकि सीनियर सिटीजन ना भटके। बहुत बार आदमी जीवन भर की कमाई लेकर के, पता जीवन के उत्तरार्ध में जब 50 साल पार कर लिया तब वो सोचता है एक मकान खरीद लें और वो पैसा जमा करा देता, वो सारी चीज़ें महीन एग्रीमेंट की नहीं पढ़ता है, छोटी छोटी चीज़ें उसे नहीं मालूम होती हैं। तो ये चीज़ कि उसने सब पढ़ा है, उसको सब मालूम है, इसमें ये रिस्क फैक्टर है, इसलिए एक एफिडेविट लगाया जाएगा। ये कोर्ट के फैसले की बहुत बड़ी बात है और ये समझने वाली बात है। इसके अलावा कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जो शुरुआती प्रोजेक्ट है जिनमें अभी जमीन अधिग्रहित की जानी है या फिर निर्माण शुरू होना है, अब देखिए कोर्ट कहाँ तक पहुंचा है। उसने कहा कुछ ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं रियल एस्टेट की, फ्लैट बुक करने लगती है कि हमारा प्रोजेक्ट फलां जगह आ रहा है, मान लो कोई ग्रेटर नोएडा की जगह है या यमुना एक्सप्रेस वे पर है, कोई बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वो बुक करने लगती हैं। वहां पर आप जा करके देखेंगे तो कहो जमीन भी अभी अधिग्रहित ना हुई हो या ना काम ही ना शुरू हुआ हो। तो कोर्ट ने ऐसे मामलों में कहा है कि जो नए प्रोजेक्ट शुरू होने हैं, जो शुरुआती प्रोजेक्ट हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज के, और जिनमें अभी जमीन भी अधिग्रहित नहीं हुई है, यानी एक्विजिशन भी नहीं हुआ जमीन का, अधिग्रहित करेगी सरकार फिर बिल्डर को देगी, ये सब होता है, और उनमें अभी निर्माण भी नहीं शुरू हुआ, निर्माण भी नहीं, कुछ भी नहीं, जब जमीन नहीं है निर्माण नहीं हो, ऐसे प्रोजेक्ट में अगर कोई बुक कराता है अपना फ्लैट, तो जो आवंटी होगा, जिसको आप अलॉट करेंगे, जहां पर कुछ भी नहीं बना लेकिन एक फ्लैट तो नोशनली अलॉट हो ही जाता है एग्रीमेंट में, तो उसमें जो अलॉटी होंगे, आवंटी होंगे, होम बायर्स होंगे, उनसे जो पैसा मिलेगा उस प्रोजेक्ट में, वो पैसा एक अलग एस्क्रू अकाउंट में रखा जाएगा, यानी एक अलग खाते में वो रकम जमा की जाएगी जो उस प्रोजेक्ट के होम बायर्स ने दी होगी अपना फ्लैट बुक कराने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है। और कोर्ट ने आगे भी कहा है,
उस फैसले को प्रोजेक्ट के निर्माण के क्रम को देखते हुए, यानी जितना जितना निर्माण होगा उसका जो क्रम होगा उस हिसाब से वो पैसा उस अकाउंट से जारी किया जाएगा निर्माण के लिए। एक साथ सब पैसा बिल्डर को नहीं दिया जा सकता। फिर रेरा में ये भी कहा है कोर्ट ने कि रेरा में तय की गई SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रेरा ने बना रखा है कि कैसे पैसा एस्क्रो अकाउंट में रखा जाता है, नए प्रोजेक्ट का धीरे धीरे कैसे दिया जाएगा, उसका एक प्रोसीजर है। तो रेरा की जो SOP होगी उसी के हिसाब से काम होगा, पैसा रिलीज किया जाएगा उसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि प्रत्येक रेरा अथॉरिटी इस फैसले के 6 महीने के भीतर, इस फैसले के 6 महीने के भीतर इस बारे में SOP बना लेगी। यानी अगर रेरा के पास इस बारे में SOP नहीं है कि जो नए प्रोजेक्ट हैं, शुरुआती प्रोजेक्ट है जिसमें कोई निर्माण नहीं हुआ है, उसमें बुकिंग हुई है फ्लैट्स की, तो फिर उसके पैसे जो आवंटियों के देंगे जो लोग, उनके पैसे एक अलग एस्क्रो अकाउंट में रखे जाएंगे और वो पैसा धीरे धीरे निर्माण की गति देखते हुए रिलीज किया जाएगा। और इसका क्या तौर तरीका होगा, इसकी SOP प्रत्येक रेरा को 6 महीने के अंदर तैयार कर लेनी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई हैं। ये मेरी इस सब्जेक्ट पर तीसरी किस्त थी। सुप्रीम कोर्ट का जो होम बायर्स के हित सुरक्षित करने का फैसला है उस पर ये तीसरी किस्त थी, तीसरा भाग था। अभी मैं आपके साथ इस फैसले पर और चर्चा करूंगी और आप इसके बाद अगला भाग जरूर देखें, जिसमें मैं फिर बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट बायर्स के हित सुरक्षित रखने के लिए क्या आदेश दिया है। और साथ में ये भी बताऊंगी कि जेन्युइन जो फ्लैट वायर हैं, जो वास्तविक जरूरतमंद फ्लैट वायर हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको मकान की उतनी ज़रूरत नहीं होती लेकिन वो निवेश के लिए मकान में पैसा लगाते हैं, संपत्ति में, वो कैसे होते हैं, उनकी पहचान कैसे होगी, ये हम अगली किस्त में बताएंगे। तो आप हमारी अगली किस्त यानी चौथी किस्त भी जरूर देखिएगा। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।